नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार की 4 खाली हुई सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब बारिश का मौसम खत्म होगा उसके बाद इन सीटों पर चुनाव संभव है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि झारखंड विधानसभा के साथ ही बिहार की इन 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो सकते हैं। जाहिर तौर पर इसको लेकर तैयारियां भी हो रही हैं। अभी हाल ही में बिहार के पूर्णिया की एक सीट पर चुनाव हुआ और वहां पर निर्दलीय शंकर सिंह ने चुनाव जीत करके कमाल कर दिया। पूर्णिया में ये दूसरी दफा था जब लोकसभा चुनाव के बाद निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई। अब बिहार में क्योंकि जो है राजनीति की बिसात पर जो है मोहरे चल दिए गए हैं, या कह सकते हैं कि मोहरे आमने सामने भी हैं। देखने की कोशिश ये हो रही है कि आखिर कौन किससे लड़ेगा। लेकिन अभी भले ही नामों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि अभी से ही डीरा डंडा जमा करके इलाके में घूम रहे हैं और वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। कौन कौन से वो लोग हैं और किस तरीके से इन सीटों पर चुनाव होना है, इसी को आज आपको बताएंगे। कौन वो नेता हैं, किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं और क्या सिग्नल मिल चुका है। ऐलान भले ही बाद में हो, लेकिन अभी से ही जो है तमाम जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं। रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज ये 4 सीटें हैं बिहार की, जहां पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। ये चारों सीटें सांसद बनने की वजह से वहां के विधायक को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि ये चारों सीटों पर सांसद वो बने हैं जो विधायक थे। गया के साथ साथ जहानाबाद और जो है बक्सर जो है और जो है भोजपुर, ये 4 जिले हैं जहाँ की 4 सीट अलग अलग सीटों पर चुनाव होने। देवांशु हमारे साथ में मौजूद हैं। देवांशु जी, क्योंकि यहाँ रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज जो है यहाँ पर चुनाव होना है और इसको कहा जा रहा है कि ये विधानसभा चुनाव के पहले का बिहार के अंदर का सेमीफाइनल है। इसमें जो होगा उससे एक ट्रेंड पता चलेगा कि आखिर जनता किसके पक्ष में है या कौन किस स्थिति में है, किस रेस में है। एनडीए ने अपने लिए गोल सेट किया है मिशन 200 प्लस का। तेजस्वी यादव की अगुवाई महागठबंधन उनको मुख्यमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ बढ़ रही है। क्या देख पा रहे हैं, कौन कौन मैदान में है और किसको एक तरीके से मान चले टिकट कन्फर्म हो गया है। देखिए, 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इलेक्शन कमीशन ने अभी डेट का अनाउंस नहीं किया, लेकिन जिन जिन योद्धाओं को, जिन जिन कैंडिडेट को चुनाव लड़ना है, चाहे वो महागठबंधन के साइड हो चाहे वो एनडीए के साइड हो, प्रचार जो है अपने अपने हिसाब से वो करना शुरू कर दिए। मतलब क्षेत्र में जम गए। हम इस वीडियो में एनडीए के उम्मीदवार कौन होंगे 4 सीटों पर ये बता देंगे, आपको महागठबंधन के उम्मीदवार कौन होंगे ये भी बता देंगे। लेकिन थोड़ा सा चलते हैं रोहित जी वाला देख लेते हैं। 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे इन 4 सीटों पर, तो कौन से कैंडिडेट का क्या हाल था, कौन कैंडिडेट जीता और कितने वोटों से जीता, ये जल्दी जल्दी में हम देख लेते हैं और फिर आपको बताएंगे, एकदम एग्जैक्ट बताने वाले हैं हम कौन होगा उम्मीदवार। देखिए, इमामगंज विधानसभा में जब चुनाव हुए थे साल 2020 में, जीतन राम मांझी को 78,762 वोट आता है और उनके खिलाफ थे आरजेडी की तरफ से उदय नारायण चौधरी, जो कि पहले जेडीयू में थे, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। 62,728 वोट उनको आता है। और एलजेपी की शोभा सिन्हा जो है वो भी उम्मीदवार थी, यानी चिराग पासवान की पार्टी से, उन्हें आया था 14,197 वोट। अब जीत का अंतर जो है 16,000 वोटों से जीते थे जो जीतन राम मांझी। अब चलते हैं रामगढ़। देखिए, यहाँ पर एलजेपी ने वालों ने खेल तो किया था, 14,000 वोट जो है वो करीब कटा था। और ये वोट किसका कटा था, तो ये वोट एनडीए वाले साइड कटा था। ठीक है, अब चलते हैं रामगढ़। रामगढ़ में आरजेडी की तरफ से सुधाकर सिंह थे, वो जीतते हैं चुनाव 2020 में। 58,083 वोट उनको आता है। अंबिका सिंह बीएसपी से चुनाव लड़ती, हाथी वाली बीएसपी, मायावती वाली बीएसपी, 57,894 वोट इनको मिलते हैं। और बीजेपी की तरफ से पूर्व विधायक हैं अशोक सिंह, उनको मिलता है 56,084 वोट इनको मिलता है 2020 में। ठीक है, और हार जीत का अंतर बस 1000 वोट से भी कम का। नहीं, 1000 नहीं, 200 या 250 के बीच में है, ये अंतर है वो भी हम कैलकुलेट करके बता देंगे आपको बाद में। तरारी में 250 वोट। हाँ, तरारी में बात करें, तरारी इस बार लगता है 4 उपचुनाव जहाँ हो रहे हैं विधानसभा में, तरारी हॉट सीट बन गया है। तरारी में सुदामा प्रसाद सीपीआईएम के उम्मीदवार थे, ये जीतते हैं, विधायक बनते हैं, इनको वोट आता है 75,945। सुनील पांडे स्वतंत्र लड़ते हैं। ये स्वतंत्र इसलिए लड़ते हैं क्योंकि ये लोजपा में थे, लेकिन ये टिकट जो है वो लोजपा के पास तो थी नहीं। अब चलते हैं तरारी। तरारी में साल 2020 में क्या हुआ था, सुदामा प्रसाद सीपीआईएम के उम्मीदवार थे, यही जीतते हैं, विधायक बनते हैं, इनको वोट आता है 75,945। स्वतंत्र लड़ते हैं, यानी कि निर्दलीय लड़ते हैं सुनील पांडे, इन्हें आता है 62,930 वोट। कौशल कुमार विद्यार्थी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं,
थे, उन्हें वोट आता है 13,833। जीत का अंतर जो है वो 13,015 वोटों का रहता है। अब चलते हैं आखिरी बेलागंज। बेलागंज में सुरेंद्र यादव जो है चुनाव जीतते हैं आरजेडी से, उन्हें वोट जो आता है 69,708 वोट। और जेडीयू के अभय कुशवाहा जो कि अब आरजेडी के सांसद हो गए हैं, उन्हें तब वोट आया था 55,745 वोट। और लोजपा के रामाश्रय शर्मा को वोट आता है 12,005 वोट। और जीत का अंतर 23,963 वोट, यानी कि तब भी आरजेडी जो है वो काफ़ी जो है वोटों से जीती। 23,000 विधानसभा में काफ़ी मायने रखता है। अब एक एक करके हम चलते हैं रोहित, और ये बताते हैं कि कौन सा उम्मीदवार दोनों ही खेमों की तरफ से होगा इन चारों सीटों पर। तो सबसे पहले जो है जिस सीट पर जो है हम बात करने जा रहे हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले जो है आप रामगढ़ की। तो रामगढ़ में कौन होने जा रहा है उम्मीदवार, देखिए अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है आधिकारिक तौर पे, ना ही महागठबंधन की तरफ से और ना ही जो है वो बीजेपी की तरफ से। लेकिन रामगढ़ से एक बार फिर जो है बीजेपी की तरफ से अशोक सिंह, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं वहाँ से रामगढ़ से, उसे ही पिछली बार बहुत कम के मार्जिन 250 वोटों से चुनाव हारे थे। 250 वोटों से चुनाव हारे थे, और यही उम्मीदवार होने जा रहे हैं। और ये लगभग तय मानिए, जब भी बीजेपी का लिस्ट आएगा तो अशोक सिंह ही रामगढ़ से बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं होंगे। अब दूसरे खेमे की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, तो दूसरे खेमे की तरफ से जो उम्मीदवार होगा वो सुधाकर सिंह के भाई होंगे अजित सिंह। जो है ये मतलब कि ये लगभग कंफर्म है कि अजित सिंह ही उम्मीदवार होने जा रहे हैं, क्योंकि आरजेडी में अगर अजित सिंह को अगर टिकट नहीं मिलता है तो दूसरा उस तरह का दमदार जो है वो उम्मीदवार है भी नहीं तेजस्वी यादव के पास। तो कहीं ना कहीं जिताऊ उम्मीदवार ही देंगे। तो जिताऊ उम्मीदवार अगर चाहिए तो जगदानंद सिंह के परिवार से ही टिकट किसी को मिलने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर रामगढ़ सीट पर एक चीज़ यहाँ पे और होता है कि पिछली बार ये मुकाबला पूरी तरीके से त्रिकोणीय हो गया था, ठीक है। बीएसपी की अंबिका सिंह, इस बार अंबिका सिंह तो नहीं लड़ रही हैं चुनाव, लेकिन जो मेरे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि इस बार अंबिका सिंह के भतीजे चुनाव लड़ेंगे। और इस बार अगर उनके भतीजे लड़ते हैं, बीएसपी का वोट बैंक भी उस इलाके में है, तो ये त्रिकोणीय तो होगा। और इस बार बीजेपी के लिए ये चैलेंज होगा कि देखिए पिछली बार 250-300 वोटों से जीत गए थे सुधाकर सिंह, और इस बार अगर थोड़ा सा अच्छे से परफॉर्म कर लिया जाए तो बीजेपी ये सीट जो है वो निकाल सकती है। और ये बड़ा मैसेज होगा। क्या मैसेज होगा वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन अब चलते हैं अगली सीट पे। अगली सीट पे हम बात करेंगे कि अगली सीट पे चलते हैं। तो तरारी में क्या होने जा रहा है, महागठबंधन की तरफ से कौन उम्मीदवार होंगे। देखिए पिछली बार भी CPI-ML के उम्मीदवार थे सुदामा प्रसाद, जो कि 2020 में जीतते हैं, 2015 में भी वही विधायक जीतते हैं। इस बार कहा जा रहा है, और ये लगभग तय मानिए, राजू यादव जो हैं वो उम्मीदवार होंगे CPI-ML के। पुराने नेता हैं राजू यादव। साल 2019 में RK सिंह के खिलाफ इन्होंने चुनाव भी लड़ा था लेफ्ट पार्टी की तरफ, CPI-ML की तरफ से। और एक तरह से कह सकते हैं कि पार्टी के कोर वर्कर हैं और इलाके के ही ताल्लुक रखते हैं, और जो लेफ्ट पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, मतलब कि उसी आइडियोलॉजी को पूरी तरीके के साथ जीते हैं। और पार्टी इस बार इन पर भरोसा जताने जा रही है, और राजू यादव को टिकट जो है महागठबंधन की तरफ से तरारी में मिलने जा रहा है। और बीजेपी की तरफ से जग जाहिर है कि हाल ही में जो है वो सुनील पांडे अपने बेटे के साथ जो है वो शामिल हुए थे बीजेपी में। और ऐसे में तब से ये चर्चा है कि सुनील पांडे जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हो सकता है कि उनकी जगह पर उनके बेटे विशाल प्रशांत जो है वो तरारी में चुनाव लड़े। देखिए या तो पिता लड़ेंगे या तो पुत्र लड़ेंगे, ये कंफर्म है। लेकिन ज़्यादा चांसेस अभी भी है कि विशाल प्रशांत ही चुनाव लड़ेंगे, बड़े बेटे चुनाव लड़ेंगे, बड़े बेटे ही चुनाव लड़ेंगे। अब हम चलते हैं बेलागंज एमवाई वाली सीट है। यहाँ पर शुरू से ही देखिए, एक तो 5 टर्म के विधायक रह चुके हैं सुरेंद्र यादव, अब तो सांसद बन गए हैं। इस बार क्या होने जा रहा है, अगर हम बात करें एनडीए की तरफ से, तो एनडीए की तरफ से जो है इस बार जो है बेलागंज में पिछली बार तो जेडीयू के उम्मीदवार थे उमेश कुशवाहा, अब तो वो आरजेडी की तरफ चले गए और सांसद बन गए। तो ये सीट कहीं ना कहीं जेडीयू उम्मीदवारों के लिए भी खाली हुई। तो गया वाले बेल्ट में और जहानाबाद वाले बेल्ट में कौन है वो नेता जो कि जेडीयू के लिए एक ताकतवर शख्सियत रखता है, तो वो है गया की मनोरमा देवी। पूर्व एमएलसी रही हुई हैं और उनके बेटे ने जो कांड किया था वो रॉकी रोड रेंज कांड जो कईयों लोगों को पता होगा। तो कहा जा रहा है या तो माँ को ये टिकट मिले या बेटे को टिकट मिले, लेकिन मिलेगा मनोरमा देवी
या उनके बेटे को। कंफर्म नहीं है। देखिए सियासत में होता है ये है कि कभी भी जो है वो कुछ भी हो सकता है, या तो बेटे को टिकट मिल जाए या तो माँ की टिकट मिल जाए, लेकिन हाँ माँ और बेटे में से एक को टिकट मिलेगा जेडीयू की तरफ से बेलागंज। अब सवाल होता है कि बेलागंज आरजेडी की तरफ से कौन लड़ेगा। देखिए आरजेडी की तरफ से बेलागंज जो है वो प्रबल संभावना नहीं, आप ये 100% तय मानिए कि बेलागंज जो है वो सुरेंद्र यादव के परिवार के ही कोई सदस्य जो हैं वहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जब सदस्य की बात आती है तो कोई और क्यों लड़े, उनका बेटा ही क्यों न लड़े। और इन दिनों उनके जो बेटे हैं विश्वनाथ यादव खूब एक्टिव है क्षेत्र में, आप उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देख लीजिए। देखिए ये ज़्यादा मैथमेटिक्स करने की ज़रूरत अभी हमें नहीं पड़ रही है, कौन उम्मीदवार लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। आप जो मैं नाम ले रहा हूँ उनके फेसबुक अकाउंट पर चले जाइए, उनके ट्विटर अकाउंट पर चले जाइए, वो दिख जाता है कि वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। हाँ वो दिख जाता है कि वो तैयारी में लगे हुए हैं। और ये तय मानिए कि बेलागंज से सुरेंद्र यादव के बेटे जो है वो विश्वनाथ यादव उम्मीदवार होने जा रहे हैं आरजेडी से। अगर बीच में कुछ इट बट कुछ कोई अड़ंगा कुछ टेक्निकल ना आ जाए तो यही उम्मीदवार होंगे। अब चलते हैं इमामगंज। जीतन राम मांझी सांसद बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, तो ये तो तय है कि जीतन राम मांझी की पार्टी के पास ही ये सीट रहेगी। और कहा जा रहा है कि उनके परिवार से ही कोई ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो है वो चुनाव लड़ेगा। लेकिन लड़ेगा कौन, इस पर अभी भी सस्पेंस है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने ना कौन चुनाव लड़ेगा ये अपने करीबी लोगों को भी नहीं बताया। अपने कहने का मतलब है कि अपने पार्टी के नेताओं के सामने भी पत्ते नहीं खोले हैं। अपनी कोई वजह होगी, लेकिन वो जानते हैं कि ये सीट उनके पास ही है, तो जब ज़रूरत होगा तब वो अनाउंस कर देंगे। हाँ तो ये है कि इमामगंज में जीतन राम मांझी के परिवार से ही कोई जो है वो लड़ेगा। अब आरजेडी की तरफ से कौन लड़ेगा, बीते बार 2020 में उदय नारायण चौधरी ने चुनाव लड़ा था। अब सवाल है कि क्या इस बार लड़ेंगे, क्या देखिए, क्योंकि क्या इस बार जो है वो तेजस्वी यादव टिकट देंगे। देखिए याद होगा ना कि जब आरजेडी का फाउंडेशन डे था यानी कि स्थापना दिवस था, तभी भी सख्त लहजे में तेजस्वी यादव ने ये कहा था ना कि उन्हीं को टिकट मिला जाएगा जिनका फेस वैल्यू है। और जहाँ तक तेजस्वी को हम लोग देखते हैं लगातार, जो उनकी राजनीति को समझते हैं तो वो युवाओं को पसंद करते हैं। लेकिन इमामगंज में ऐसा है कि उदय नारायण चौधरी को वो चाहे ना चाहे टिकट उनको हाँ देना पड़ेगा। देना इसलिए पड़ेगा, एक झटका तो श्याम रजक लगा चुके हैं उनको। अगर इन्हें टिकट नहीं मिला तो फिर पता चला कि दूसरा झटका न लग जाए, इसलिए उदय नारायण चौधरी को टिकट मिलने जा रहा है। और जो मेरी जानकारी जो है इमामगंज से जो हमारे पास आई है कि 3-4 दौरा जो है हाल के दिनों में उदय नारायण चौधरी जो है वो कर चुके हैं। ये अपडेट है, ये संभावित उम्मीदवारों के नाम हैं 4 सीटों पर। राजनीति में तो रोहित कब क्या किधर से तो, लेकिन जो हम लोग जो चारों सीट पर देख रहे हैं जो निकल के तो बात ये आ रही है ना कि इन चारों सीटों पर जो है परिवारवाद हावी होगा। पूरी तरीके से परिवारवाद हावी है, और पूरी तरीके से परिवारवाद हावी है। और साथ ही जो कैंडिडेट जीत के गए हैं ना उन्हीं के हिस्से में लगता रह गया। जैसे कि सुधाकर सिंह जीत गए हैं तो लगता है कि सुधाकर सिंह ही तय करेंगे कौन यहाँ से उम्मीदवार होगा। सुरेंद्र यादव जीत के गए हैं तो वही तय कर रहे हैं कि वो कौन उम्मीदवार होगा। यहाँ पार्टी नेतृत्व का जो है ना उस तरीके से जो है वो चल नहीं रहा है, और सभी दलों में पूर्व विधायक के ही परिवार दावेदार है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट है। तो कुल मिला के अभी तो अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन ये संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट जो है हमने बता दी। और ये तय मानिए इन्हीं जो हमने बताया है इन्हीं में से उम्मीदवार जो हैं होंगे। और हमारा ये आकलन जो है हमारे सोर्सेज की तरफ से जो हमारी जानकारी मिल रही है, और जो हमारे रिपोर्टर जिलों में हैं वो हमें फ़ोन पर जानकारी जो है वो दे रहे हैं कि ये जो है कैंपेन इन्होंने करना शुरू कर दिया, यानी कि क्षेत्र में जम गए हैं। और सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी आप जाकर देख सकते हैं कि जिन जिन उम्मीदवारों का हमने नाम लिया है वो जो है अपने क्षेत्र में जम गए हैं, या दौरा जो है वो वीकली ही सही कर ज़रूर रहे हैं। और अब लास्ट में रोहित ये है सवाल कि ये 4 सीट तो देखिए, एक सीट तो एनडीए खेमे में है, बाकी सीट 2 सीट पे तो आरजेडी का कब्जा है, और एक सीट यानी कि महागठबंधन के साइड में। चुनाव जो है विधानसभा के 2025 में होने हैं। अभी के टाइम के हिसाब से कहिए तो 2 नवंबर में चुनाव होंगे, ठीक है, अक्टूबर लास्ट और नवंबर 2025। हालांकि कहने वाले नेता लोग कहते हैं कि चुनाव पहले करवाने के मूड में है सरकार, वो तो बात की बात है, ठीक है। अगर ये 4 सीट में मैं कह रहा हूँ कि अगर ये सीट एनडीए चारों जीत जाती है तो क्या होने जा रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या तेजस्वी यादव की कमर जो है वो सियासी रूप से टूटेगी, कॉन्फिडेंस देखिए इसमें पहली बात तो ये होने जा रही है देवांशु जी कि अगर जीत जाती है एनडीए चारों सीटों पर तो एक तो मॉडली बहुत बूस्टअप हो जाएगी एनडीए, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था पिछले 19 वाले चुनाव के मुकाबले
24 के लोकसभा चुनाव में, जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मतलब चाह करके भी 2020 के विधानसभा चुनाव में। और तेजस्वी यादव ने जो वायदे किए, नौकरी का जो मुद्दा बनाया, जो सेट किया, उस पर तमाम पार्टियों को आना पड़ा। तेजस्वी यादव की पार्टी सबसे बड़ी दल के तौर पर निकल के सामने आई, ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब क्योंकि अभी तक यही दिख रहा है कि जो कुशवाहा वोटर है, जो जदयू का वोटर है खास करके, वो वोट बैंक ट्रांसफ़र नहीं हुआ लोकसभा चुनाव में भी। तो ये एक तरीके से कि लिटमस टेस्ट भी है, मतलब इन सभी गठबंधनों के लिए, कि चिराग पासवान का वोट कितना ट्रांसफ़र होता है उस इलाके का, कितना ट्रांसफ़र करा पाते हैं नीतीश कुमार अपना वोट। और क्योंकि बीजेपी लगभग इन सीटों पर जो है मेन फाइट में है, मुकाबले में है, आरजेडी की होगी। तो वहाँ पे क्या होता है, देखिए इमामगंज में जीतन राम मांझी का अपना गढ़ है, उनका अपना है। और पिछले बार भी लोकसभा चुनाव में उन्होंने इमोशनल अपील की लोगों से कि अंतिम चुनाव है, मोदी ने उनको मंत्री बना दिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत फाइट उठ होने नहीं जा रही है। यहाँ पे चिराग पासवान का अगर वोट ट्रांसफ़र हो जाता है या एड ऑन हो जाता है, हालांकि दोनों में बड़ा मतांतर चल रहा है, मांझी अलग ट्रैक पर है, चिराग अलग ट्रैक पर है। तो अब अगर दोनों का ट्रैक लाइन नहीं होता है तो दिक्कत यहाँ भी हो सकती है। और शोभा सिन्हा मतलब कि इलाके में एक अच्छी नेत्री के तौर पे वही मैं कह रहा हूँ। और अगर ये निर्दलीय चुनाव लड़ जाती हैं और पीछे सपोर्ट करते हैं चिराग पासवान, तो यहाँ पे मांझी का गेम बिगड़ सकता है उनके परिवार वालों के लिए। लेकिन वहाँ पे यही देखना होगा कि जो केंद्र की सरकार, चिराग पासवान नाराज हैं, पशुपति पारस को जिस तरीके से तहरीर दी जा रही है, जिस तरीके से अध्यक्ष मिल रहे हैं, तो तमाम चीज़ें हैं। तो इस सीट पर तो यही है कि चिराग पासवान का रोल क्या होगा, उस पर सब कुछ तय होगा। दूसरी बात है रामगढ़ की, सुधाकर सिंह क्योंकि इस बार नहीं है मैदान में, पिछले बार भी आप कह सकते हैं कि किसी एक विधानसभा के किसी एक बूथ के अंदर जो है उनको बढ़त थी और उसने उनको जितवा दिया था, वो लास्ट में। हाँ, बहुत रात में मुझे याद है कि करीब 12 साढ़े 12 तक उस सीट का नतीजा नहीं आया था। तो ये वो थी, उसी तरह का एक सीट थी। आपको शक्ति यादव चुनाव लड़ रहे थे, आपको नालंदा से, हाँ, तो वहाँ पे उसी तरह के चुनाव आ रहे थे। तो ये 2 सीटें थी जो कि फंसी हुई थी अंतिम में। तो यहाँ पर अशोक सिंह के लिए इस बार अच्छा मौका है और बीजेपी इस इलाके में जीत करके अपने गढ़ में एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश कर सकती है, जहाँ पे लगभग पूरे इलाके में बीजेपी या एनडीए हार गई थी। उसके बाद तरारी, सुनील पांडे क्योंकि जदयू में थे, लोजपा गए, छोड़ करके फिर चले आए हैं, साथ में आपको बीजेपी के साथ हो गए हैं। तो वहाँ पर सुनील पांडे के चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी जैसी पार्टी या जदयू जैसी पार्टी से उनके बेटे या खुद वो चुनाव लड़ते हैं, तो ये माने चलिए कि उनका बड़ा स्ट्रांग होल्ड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लड़ाई वामपंथ के खिलाफ गैर वामपंथ का है। सुनील सिंह उसमें बड़े मुफीद बैठते हैं। परमेश्वर मुखिया की इरा से लेकर तमाम चीज़ों को एक तरीके से बहुत भुनाया गया है उस इलाके में, तो एक फ़ायदा उनको मिल सकता है, वो अपने बेटे को जितवा सकते हैं एक बार। तो दूसरी तरफ बेलागंज सीट जो है तरारी पे थोड़ा हम एक चीज़ और बता देते हैं। देखिए 2015 में जब चुनाव हुए थे ना तरारी में, तब जो है वो सुनील पांडे की पत्नी गीता पांडे चुनाव लड़ रही थी। वो चुनाव हारती हैं 272 वोट से। वही उस इलाके में उनकी पकड़ है। और ये और 2020 में क्या होता है ना रोहित, देखिए स्वतंत्र लड़ते हैं और बीजेपी का उम्मीदवार होता है, तब जाके 13,000 से, अगर ये बीजेपी का उम्मीदवार ना होता तो सुनील पांडे तो जीत जाते हैं। तो अब ये माना जाए कि तरारी में स्ट्रॉन्ग जोन में सुनील पांडे या उनके बेटे हैं। और इस इलाके के जो लोग हैं ना, वो उनको नेता मानते हैं। मतलब बड़ी बात यह है कि एक तरफ मैंने कहा कि एक तरफ वामपंथ और एक तरफ गैर वामपंथ, इस दोनों के बीच लड़ाई है वहाँ पर। जाहिर तौर पर दल के तौर पर बड़ा दल है जदयू या बीजेपी, अगर उसके टिकट से चुनाव लड़ा जाता है और सुनील पांडे का अपना उस इलाके में जो काम है या फिर जो नाम है, उससे वो सीट को आसानी से जितवा सकते हैं। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार का इशारा हुआ। सुनील पांडे पहले जदयू में जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि जाते तो आरजेडी या वहाँ पर जो लेफ्ट की पार्टियाँ हैं वो कहती कि देखिए भाई, फिर बाहर किए गए थे और फिर अंदर ला करके चुनाव लड़वाए। तो एक अलग सेट, एक तरीके से फील्ड सेट किया गया उनके लिए, उनके बेटे के लिए, और वो बीजेपी है और वहाँ पर गए हैं तो उसका फायदा लेने की कोशिश कर सकते हैं। बेलागंज सीट जो है वहाँ पर सुरेंद्र यादव की बड़ी धाक है और मनोरमा देवी के चुनाव लड़ती है तो सब कुछ तो ठीक, थोड़ा मतलब मुकाबला बहुत नेक टू नेक होगा, लेकिन अगर उनके बेटे चुनाव लड़ते हैं तो ये बाउंस बैक कर सकता है जदयू के लिए। तो जदयू के लिए खोने के लिए बहुत कुछ यहाँ पे नहीं है। देखिए इमामगंज मांझी लड़ रहे हैं, रामगढ़ और तरारी में बीजेपी का प्रत्याशी होने जा रहा है और बेलागंज में जो है वो जदयू पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो एक सीट पर जदयू होगी, 2 पर बीजेपी होगी और 1 पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है। ये एनडीए के इन चारों दलों के लिए एक तरीके से कहें कि ये चुनाव जो है प्रतिष्ठा का चुनाव होगा, क्योंकि इसको देखा इसी नजरिए से जाएगा कि विधानसभा चुनाव में क्या रिजल्ट आने जा रहा है। ये वही इलाका है जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव में देवांशु जी बहुत बुरी तरीके से पिटी है एनडीए।
पटना पाटलिपुत्र सीट की बात कर लीजिए, आप भोजपुर की बात कर लीजिए, बक्सर की बात कर लीजिए, आप गया में जीतन राम मांझी जीत गए ठीक है, लेकिन उसके बगल की कई सीटें जो हैं एनडीए हारी है। तो एक तरीके से कहें कि मैसेज बिल्डअप करने की कोशिश होगी, और जो जीतेगा वो एक तरीके से कहें कि जनता को अपने हिसाब से उस मूड को स्विंग करने की कोशिश कर सकता है, और यही होने जा रहा है। 4 सीटें हैं, परिवारवाद हावी है यहाँ पर, अपने परिवार के लोगों को, कोई अपने बेटे को, अपने भाई को, कोई अपने रिश्तेदार को सेट करने की कोशिश कर रहा है। और ये सब कुछ अगर होता है तो देखना होगा तेजस्वी यादव कितना कमाल कर पाते हैं। तमाम तरह की मीटिंग्स चल रही हैं लगातार तमाम दलों की तरफ से, कोशिश यही है कि इन 4 सीटों पर एनडीए जीते। तेजस्वी यादव भी चाह रहे होंगे कि 4 सीटों पर महागठबंधन जीते, जो जीतेगा उसके लिए आगे एक तरीके से कह सकते हैं कि रास्ता आसान होने जा रहा है। बिल्कुल, रास्ता आसान होने जा रहा है। और यहाँ से जो अभी के हिसाब से जो लग रहा है कि बेलागंज में तो आरजेडी ही स्ट्रॉन्ग जोन में है, तरारी में लग रहा है कि हाँ सुनील पांडे स्ट्रॉन्ग जोन में है, सुनील पांडे की वजह से बीजेपी स्ट्रॉन्ग जोन में है। रामगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन यहाँ लग रहा है कि कमबैक करने वाले हैं बीजेपी वाले। हाँ, और इमामगंज तो जीतन राम मांझी ही सीट ये जो है वो निकाल लेंगे। बहरहाल जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तब हम विस्तार से वीडियो बताएंगे तब के माहौल को लेकर। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।